हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ एज यूजुअल हमेशा की तरह। और आज हमारा टॉपिक क्या है बेटा? वर्क एनर्जी थ्योरम। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का थ्योरम है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि आज आपको ये पता चल जाएगा कि यदि आपको फोर्स ना दिया हो, यदि आपको डिस्प्लेसमेंट ना दिया हो और अगर आपको वर्क फाइंड करने को कहा जाए तो आप यहाँ से वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा सॉल्यूशन है बेटा जिसके द्वारा हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली डील कर पाएंगे। हम एक इनिशियल पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट के बीच में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टाइप से एक थ्योरम है। ये कैसी है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टाइप से थ्योरम है, पर वर्क कैलकुलेट करती है। क्या कैलकुलेट करती है? वर्क। कैसे? भाई थ्योरम का स्टेटमेंट पहले क्या कहा गया? थ्योरम ने ये कहा कि आप जो भी वर्क करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, वर्क समझते हैं ना? अरे हाँ या ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अगर नहीं समझते हैं तो प्रीवियस वीडियो देख कर आए हैं बेटा। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आ जाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है। ये कहता है कि यदि आप किसी बॉडी पर वर्क करते हैं तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। ऑल दी फोर्सेस का मतलब उस बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हों, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो सूडो फोर्स हो, चाहे वो फ्रिक्शन फोर्स हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, जितने भी फोर्स जो वर्क कर रहे हैं किसी बॉडी पर, वो जो वर्क है बेटा उस बॉडी की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस on a body is equal to change in change in ke, ke for kinetic energy। तो जितने भी फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं बॉडी के ऊपर? हो सकता है कि वर्क डन किसी कंजर्वेटिव फोर्स ने किया हो सकता है कि वर्क डन किसी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने किया हो सकता है कि वर्क डन किसी फ्रिक्शनल फोर्स ने किया हो, फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। हो सकता है वर्क डन किसी इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स ने किया हो सकता है कि वर्क डन किसी शैडो फोर्स ने किया हो, किसी भी तरीके का। उनका एक ही काम है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यदि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ है तो वर्क हुआ है, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ तो वर्क नहीं हुआ। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम का। वी कैन ऑल्सो राइट एज कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे क्या लिख सकते हैं बच्चे? इसे लिखा जा सकता है वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज। क्या लिखा जाएगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और क्या लिख सकते हैं? और इसे लिखा जा सकता है कि 1/2, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी भी लूं तो mv का स्क्वायर माइनस 1/2 mu का स्क्वायर। इसमें से 1/2 m निकाल लिया जाए तो यहाँ पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये अलग अलग फॉर्म है जिससे हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम ने क्या कहा कि आप वर्क को एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो तरीका ये है कि अगर आपको वर्क चाहिए, पर ये वर्क कैसा है बेटा? ऑल दी फोर्सेस, सारे फोर्सेस का वर्क डन, सारे फोर्सेस का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। दैट इज ए वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसे प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे किया जाए? हमारे पास तो दो तरीके के फोर्स होते हैं, कांस्टेंट फोर्स भी और वेरिएबल फोर्स भी। कांस्टेंट समझते हैं? हाँ या ना? कांस्टेंट फोर्स यानी कि इंटायर जब बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए उसमें फोर्स में कोई चेंज ना हो, फोर्स में कोई चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे तो उसे कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। अब इसे प्रूफ समझो। इसका प्रूफ कैसा दिया जाएगा भाई? प्रूफ मैं दोनों आपको करा देता हूँ ना, इसके दोनों प्रूफ मैं आपको करा देता हूँ, एक कांस्टेंट फोर्स का भी और एक मेरे पास वेरिएबल फोर्स का भी वर्क डन है। चलो तो पहले हम देखते हैं केस फर्स्ट। यदि f कांस्टेंट हो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे f कांस्टेंट। यदि फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाए? यदि फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाए? जरा ध्यान से समझिए। क्या कर सकते हैं? पहले तो आप ये बताइए वर्क क्या होता है। तो बॉडी ले लीजिए, एक बॉडी है, यहां से मैं सेपरेटर लाइन डाल दूं। एक बॉडी है मेरे पास जिसका इनिशियल स्पीड मान लेते हैं u है, बाद में उसका स्पीड v हो गया। यहां से यहां तक ये जाने में s से डिस्प्लेस हुआ, इसका मास m है। ठीक है, एक m मास की बॉडी है जिस पर कोई फोर्स लगाया होगा। मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया, कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू f।
एक बॉडी है जिसका मास m है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाया गया F। इनिशियल उसके रफ्तार u थी, बाद में उसके रफ्तार v हो गई, यानी कि ऑब्वियसली उस रफ्तार में कुछ चेंज आया होगा। उसके रफ्तार में कुछ क्या आया होगा? चेंज आया होगा। अगर मैं वर्क निकालना चाहता हूं तो आप सोचिए व्हाट इज द वर्क? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होगा? आप सिंपल बोलेंगे सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं फोर्स को देखूं तो फोर्स क्या होता है सर? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट F इज इक्वल टू ma। अगर मैं इस बॉडी का कहीं से डिस्प्लेसमेंट निकाल लूं, और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा ध्यान से देखिए। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों यूज कर रहा हूं देखना जरा। भाई फर्स्ट और सेकंड में टाइम इन्वॉल्व रहता है, मुझे टाइम की जरूरत नहीं, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में। तो मैंने थर्ड यूज करी जो ये कहती है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। यहां पर देखो, यहां पर क्या है as, यहां से as की वैल्यू निकालिए तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2, क्या ये as की वैल्यू आ जाएगी? Yes or no? Put this value here. So mass in place of as we can write v square minus u square upon में 2। इसे जरा ओपन कर दीजिए तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। नाउ 1/2 m v स्क्वायर, v कौन सी वेलोसिटी थी बेटा? फाइनल वाली, बाद वाली वेलोसिटी, तो इसको काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे फाइनल वाली। माइनस u कौन सी वेलोसिटी थी? इनिशियल वेलोसिटी, तो इसे बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। और आपको पता है चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब अभी जो वैल्यू है फाइनल, उसमें से इनिशियल माइनस कर दो, जितना चेंज हुआ होगा वो आ जाएगा, उसको हम लिखते हैं डेल्टा के ई। तो इधर मैंने क्या कैलकुलेट किया है बच्चे? वर्क डन, और वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये पहला प्रूफ है। जब मैंने फोर्स को कैसा लिया है बच्चा? कांस्टेंट। मैंने एक चीज यहां पे कंसीडर करिए कि इंटायर जब ये ऐसे डिस्प्लेस हुआ होगा तो फोर्स कांस्टेंट रहा होगा, और फोर्स कांस्टेंट रहा होगा तो जितना भी इस बॉडी पर वर्क डन हुआ वो वर्क डन उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही हुआ होगा। एक और चीज समझिए किस तरीके से आप समझ सकते हैं, सोचो, थोड़ा सा सोचना है। अगर बाद वाली स्पीड बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ होगा, तो फाइनल वाली ज्यादा होगी, इनिशियल वाली कम होगी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव। यस सर नो? वर्क डन पॉजिटिव इट मींस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। अगर वर्क डन नेगेटिव होता, कार्य नेगेटिव होता, नेगेटिव कब होता? जब बेटा इसके बाद वाली वेलोसिटी कम होती इनिशियल से, यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज हुई है, इसका मतलब वहां पे वर्क डन नेगेटिव है। काइनेटिक एनर्जी अगर कहीं पर इंक्रीज हुई है, इसका मतलब वहां पे वर्क डन पॉजिटिव है। और काइनेटिक एनर्जी में अगर कहीं कोई चेंज नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, बदली ही नहीं, तो इसका मतलब वहां पे वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस की बात कर रहा हूं, वो जीरो है। एक बात समझ में आ रही है, इसका मतलब यदि किसी बॉडी की एनर्जी बढ़ाना है तो आपको पॉजिटिव वर्क डन करना चाहिए। पॉजिटिव वर्क डन इट मींस आप किसी सिस्टम में एनर्जी डाल रहे हैं, आप किसी सिस्टम में एनर्जी डाल रहे हैं। जैसे मुझे स्पीड बढ़ाना है, तभी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो आप इंजन से फोर्स लगवाओगे या ब्रेक लगाओगे? इंजन से फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इंजन क्या करेगा? पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव कैसा? डिस्प्लेसमेंट आ गए, फोर्स भी आ गया, दैट्स व्हाई द स्पीड इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इंजन द्वारा वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। जबकि ब्रेक कैसे वर्क डन करते हैं? नेगेटिव। क्यों ब्रेक नेगेटिव वर्क डन करते हैं? क्योंकि ब्रेक फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, लेकिन गाड़ी कहां जा रही होती है? आगे की तरफ। तो वर्क डन बाय ब्रेक कैसा होता है? नेगेटिव। नेगेटिव ब्रेक लगाने का मतलब उस सिस्टम की, उस गाड़ी की, उस कार की काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए गाड़ी रुकना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो इतना वर्क डन कर दे जितनी उसके काइनेटिक एनर्जी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब वो बॉडी कहां चली जाएगी? रेस्ट में। कहां जाएगी बेटा? रेस्ट में। तो ये इसका पहला प्रूफ था, जब हमारा फोर्स कैसा हो? कांस्टेंट। जब हमारा फोर्स कैसा हो? कांस्टेंट। यदि यदि फोर्स वेरिएबल हो, चलो इधर समझते हैं इसको। ये कॉपी कर लिया, कॉपी करते चले हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
इसका दूसरा प्रूफ भी मैं तुमको बताता हूं कि दूसरा प्रूफ, अब रियल लाइफ में कांस्टेंट फोर्स बहुत कम जगह देखने को मिलेगा, ग्रेविटेशन वगैरह होगा तो कांस्टेंट फोर्स है, पर रियल लाइफ में कांस्टेंट फोर्स नहीं है। एक्चुअली में बहुत सारे फोर्सेस वेरिएबल फोर्स ही होते हैं। स्प्रिंग फोर्स ले लो, वेरिएबल फोर्स है भाई। तो आपको ऐसे फोर्सेस मिलेंगे जो वेरिएबल है। उसका दूसरा मैं प्रूफ देखूं, जब एफ कैसा हो बेटा, वेरिएबल। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता। अगर आप क्लास 11th की एग्जाम देंगे तो क्लास 11th के एग्जाम में से प्रूफ किया जाता है कि प्रूफ वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करिए। वो ऐसा नहीं पूछते कि कौन सा फोर्स है वगैरह वगैरह, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। पर अगर मेंशन कर दिया फॉर कांस्टेंट फोर्स तो आपको कांस्टेंट लेना चाहिए, और जब मेंशन कर दे वेरिएबल फोर्स तो आपको क्या लेना चाहिए बेटा, वेरिएबल। आ जाओ, वेरिएबल फोर्स यानी कि फोर्स किसी का फंक्शन होगा, या तो टाइम का फंक्शन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो सकता है, फोर्स बदलता रहेगा। जब फोर्स बदलता होगा सो वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वर्क डन W इज इक्वल टू, आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट ds। जब फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स कैसा हो, वेरिएबल हो, और हमने कहा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच में मैंने cos थीटा नहीं लिखा है, cos थीटा की वैल्यू 0 जो कि 1 है। ओके, फिर से वही काम करिए। फोर्स को क्या लिखा जा सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू ds। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन को बेटा, एक्सेलरेशन होता क्या है सर, एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। दिस इज द एक्सेलरेशन, dv बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन। एक काम करो, इसमें ऊपर ds और नीचे ds का मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। यहां पर एक टर्म बनी है जो दिखाई दे रही है ds अपॉन में dt। ये ds अपॉन में dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ds अपॉन dt को मैंने v लिखा, बचा हुआ एज इट इज लिख दिया, इसको लिखेंगे dv बाय ds। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं तो एक्सेलरेशन को dv बाय dt के साथ आपको याद रखना चाहिए, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू v dv बाय ds, वेयर v इज द वेलोसिटी, dv बाय ds इज द, देखो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज है पर किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये अदर वे है जिसमें एक्सेलरेशन को लिखा जाता है, जिसकी मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर राइट साइड में मेरा वर्क डन चल रहा है, थोड़ा इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं। यहां से वर्क डन इज इक्वल टू, नाउ इंटीग्रेशन मास, एक्सेलरेशन की जगह पे लिखेंगे बेटा v dv बाय ds, और एक ऑलरेडी यहां पर ds है तो इस ds को एज इट इज लिख दिया, इसने इसको काट दिया। अब मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे लिमिट भी रखना पड़ेगी। मैं ये मानता हूं कि इनिशियल उसकी स्पीड u थी, देखो dv है तो v की लिमिट रखोगे, वेलोसिटी इनिशियल u थी, बाद में वेलोसिटी v हो गई। इनिशियल कितनी थी u, बाद में कितनी हो गई v, तो लिमिट कहां रखेंगे, u से लेके v तक, u से लेके v तक। नाउ इंटीग्रेट कर दीजिए, मास का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन किसका होगा बेटा, इंटीग्रेशन के अंदर देखो कौन दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन के अंदर सर v दिखाई दे रहा है, v का इंटीग्रेशन v की पावर 2 अपॉन में 2 फ्रॉम u टू v। नाउ लिमिट ओपन कर दीजिए, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mu स्क्वायर। जरा ध्यान से देख, हाफ ऑफ mv स्क्वायर को मैंने लिखा था फाइनल, हाफ ऑफ mu स्क्वायर को मैंने लिखा था इनिशियल, और इसी को मैंने लिखा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कैन आई राइट लाइक दैट कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज इज इक्वल टू वर्क डन। तो जब आपसे वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ करने को कहा जाए तो ऐसे प्रूफ करिए, और कांस्टेंट के द्वारा प्रूफ करने की जाए तो ऐसे आप इसे प्रूफ कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? तो एक बच्चे ने कहा हाँ सर बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। इसका मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है, और वही चेंज वर्क डन के बराबर होगा, पर वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। याद रखें, मैंने अभी ये नहीं कहा कि आप जिस फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। बच्चे बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स भी एक्ट कर सकते हैं। जब मैं किसी बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर रहा हूं तो आप सोचो, अगर वहां पे एयर रेजिस्टेंस को वो बोले कि मेंशन करना है, तो जब आप नीचे गिरा रहे हैं तो आप ये ना सोचे कि सिर्फ इसको ग्रेविटी खींच रही है, भाई उसे एयर रेजिस्टेंस भी तो रोक रहा होगा, एयर रेजिस्टेंस भी तो कोई वर्क डन कर रहा होगा। वर्क डन ऑल दी फोर्सेस, इसलिए मैंने ऑल दी फोर्सेस लिखा, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस आपको मेंशन करना है।
हाँ, अगर वो बोल दे कि नेग्लेजिबल कर दो तो फिर हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो आओ कुछ इसके बढ़िया बढ़िया से सवाल बनाते हैं। क्या आपने इसे कॉपी कर लिया? अगर नहीं किया है तो थोड़ा बैक में जाए और इसे कॉपी जरूर करें। मैंने इसे हटा दिया है। ओके, चलो पहले बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सिंपल से सवाल बनाते हैं, फिर कुछ बढ़िया सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैंने कहा कि एक मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई। मैंने ये कहा कि ऐसा सोचिए कि आपके पास एक बॉल है जिसका मास है 1 किलोग्राम। आसान डेटा ले लेता हूं। इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। इस बॉल को किसी तरीके से कोई फोर्स लगाया गया, बाद में ये बॉल चलने लगी और ये बॉल चलने लगी बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कैसे चलने लगी? 4 मीटर पर सेकेंड से ये चलने लगी। और बॉल का मास कितना है? अगर 1 kg है तो यहाँ पर भी 1 kg होगा। तो मैंने कहा वर्क डन बाय इंजन। मैंने कहा फ्रिक्शन वगैरह किसी को कंसिडर नहीं करना है, सब सब ऑल चीजों को नेगलेक्ट कर दो, सिर्फ इंजन ने कितना वर्क डन किया। भाई इंजन नहीं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ाई होगी। तो वर्क डन बाय इंजन यानी कि हम यहाँ पर कैसे करें भैया? आपको यूज करना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो यहाँ पर लगाते से ही पता चल जाएगा कि आपको पहले तो वर्क पूछा है, और अगर वर्क पूछा है तो इन्होंने फोर्स तो कहीं दिया नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया नहीं है। अब वर्क निकालने के लिए बच्चा डेफिनेशन अगर रट के जाएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो बस रखा रहेगा, ऐसे निकाल नहीं पाएगा। तो आसान तरीका है वेट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस यानी कि हमने बाकी सब फोर्सेस को हटा दिया है, तो वर्क डन एक ही फोर्स का होगा जो इंजन ने क्या होगा। वर्क डन बाय इंजन जो कि एक्सटर्नल है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इससे आसानी से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। मास की वैल्यू डाल दो 1, वी की वैल्यू डाल दो, बाद वाली वेलोसिटी कितनी है 4 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वाली वेलोसिटी कितनी है 2 का स्क्वायर। हाउ मच? 1/2, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 12/2 यानी कि 6 जूल। भाई वर्क डन कितना हुआ? 6 जूल का वर्क डन वहां पर इंजन ने किया होगा। 6 जूल का वर्क डन वहां पर इंजन ने किया होगा। और देखो मैंने आपसे कहा कि इस बार कोई बॉडी ले लो जिसका मास है 2 किलोग्राम, और इस बार मैंने आपसे कहा कि उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, पहले उसकी वेलोसिटी ऐसी थी 2ik प्लस 6jk मीटर पर सेकेंड, और बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई उस बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई ऐसे 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 3i प्लस 4jk मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है फोर्स अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, चेंज इट द वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस, फाइंड आउट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। वर्क डन निकालना है, यू हैव टू फाइंड वर्क डन। वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो वर्क डन वही, वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए बच्चे? आपको करना चाहिए चेंज इन के ई। इसका आंसर निकालेंगे जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन लिख रहा हूँ जब तक इसका आंसर निकालना है, अभी ये सॉल्व नहीं है, इसका आंसर चाहिए मुझे, फिर इसका सॉल्यूशन बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3। velocity of a particle mass 3 kg given by v is equal to x की पावर हाफ मीटर पर सेकेंड, then find work done to move particle from, ये हमें कहता है 0 से 2 मीटर।
चलो पहले ये बनाएंगे। क्या आंसर आया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर, या तो वेक्टर फॉर्म में दी है भाई, वेलोसिटी है तो वेक्टर फॉर्म में ही होगी ना, वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दी होगी। पर हम तो थोड़े समझदार हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला होगा तुमने? इसका मैग्नीट्यूड निकाल, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 6 का स्क्वायर कितना है बेटा 36, इट इज रूट 40। अरे हाँ, और इसका मैग्नीट्यूड निकाल जरा। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो वेलोसिटी थोड़ी रखेंगे वहां पे, मैग्नीट्यूड रखेंगे। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 25, 25 और ये हमारा बनेगा 5। तो फाइनल स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल इसके स्पीड है रूट 40 मीटर पर सेकेंड, रूट 40 मीटर पर सेकेंड इनिशियल है। तो चेंज निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होगा? चेंज इज इक्वल टू हाफ ऑफ मास, मास की वैल्यू 2 kg दिया है, मास की वैल्यू में यहाँ पे 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, वी की वैल्यू रखी है बाद वाली 5 का स्क्वायर माइनस इनिशियल यू का रखें, यू का स्क्वायर मतलब रूट 14 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 2 ने 2 को मार दिया, दिस इज इक्वल टू 25, दिस इज इक्वल टू माइनस 40, आंसर विल बी माइनस 15 जूल। ये जो एनर्जी नेगेटिव आई, नेगेटिव आई है तो ऑब्वियस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज नेगेटिव आया ना, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई क्या दिखाई दे रहा है जरा देख, इनिशियल कितनी थी रूट 14, बाद में कितनी हो गई, बाद में हो गई 5। रूट 40 और 5 में कौन बड़ा है? रूट 40 रूट 36, यानी कि 6 प्लस है ना नंबर, ये 6 प्लस है और ये क्या है 5। वही पहले उसकी 6 थी, 6 के ऊपर और बाद में कितनी हो गई 5। अरे रूट 40 है अप्रोक्स, 6 के ऊपर, क्योंकि स्क्वायर 36 का ही 6 होता है, 36 से बड़ा होगा। तो स्पीड डिक्रीज हो गई, स्पीड डिक्रीज हुई तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, तो आएगा नेगेटिव, मतलब वर्क डन यहाँ पर कैसा होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। Velocity of a particle mass 3 kg given by v is equal to x की पावर हाफ, x की पावर यहां पर लिखी हुई है बच्चा हाफ, बहुत अच्छा, x की पावर हाफ मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड द वर्क डन टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू 2 मीटर। 0 से 2 मीटर तक पार्टिकल को मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ा वो निकालना है आपको। यहां पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, याद रखना। वेलोसिटी किसका फंक्शन है बेटा? डिस्प्लेसमेंट का। कुछ डेटा गिवन है, उस डेटा को पहले पता कर लो क्या क्या दिया है। तो पहले थोड़ा वीडियो को पॉज करके वन ट्राई करिए, क्या आप बना सकते हैं? अगर आप बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना सकते हैं तो फिर जाकर आपको देखेंगे। वेलोसिटी निकालिए, तो आपने कहा सर मास कितना है, मैंने कहा मास 3 kg है, फिर कहा कि सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। अब इनिशियल वेलोसिटी यानी x बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, x बराबर 0 पर उसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है, तो देखो वेलोसिटी x का फंक्शन यहां दी हुई है, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर इसमें x को 0 पुट करूंगा, 0 की पावर हाफ होगी यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। और किसकी जरूरत पड़ती है? फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी यानी कि x बराबर 2 मीटर पर उसकी स्पीड क्या है, तो यहाँ पर 2 डाल दीजिए। तो यहाँ पर 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 की पावर हाफ, यानी कि 2 का रूट भी तो लिखा जा सकता है, रूट 2 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ कि ना, रूट 2 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व कर लो इसको, वर्क निकालना है तो वर्क डन वही, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2। क्या लगा रहा हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम चल रहा है, हाफ वी का स्क्वायर यानी कि रूट 2 का बच्चा स्क्वायर करेगा, माइनस इनिशियल कितनी थी बेटा 0 का स्क्वायर कर, मास की वैल्यू रख लेते हैं ना, मास की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे, तो ये कितना आया 3/2 और रूट 2 का स्क्वायर आएगा 2, आंसर विल बी 2 को मार दे 3। कितना आया आंसर, कितना आया 3 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ बेटा, 3 जूल का वर्क डन यहाँ पर हुआ, 3 जूल का वर्क डन मेरे पास यहाँ पर हुआ है।
बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हटा दूं? हाँ, इस हिस्से को हटा देते हैं। और देखो अगला सवाल। अगला क्वेश्चन मुझे ये कहता है, अ बुलेट weighing 10 ग्राम fired with velocity 800 मीटर पर सेकेंड, its velocity decreased to 10 मीटर पर सेकेंड after passing through 1 मीटर thick wall। देखो देखो, क्वेश्चन अच्छा है, तो मैं पूरे को इरेज करके लिखता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? A bullet weighing 10 gram is fired with velocity 800 meter per second. Its velocity decreased to 100 meter per second after passing through 1 meter thick mud wall. Find the average resistive force offered by the mud wall। है ना, रेजिस्टिव फोर्स कितना ऑफर किया मड वॉल ने, वो आपको बताना है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम रेडी करके रखा है। एक बुलेट है, ये रही मस्त शानदार, एक हाई फाई स्पीड से जा रही है, जिसकी स्पीड 800 मीटर पर सेकेंड, 10 ग्राम की है। 10 ग्राम की है ना, किलोग्राम में बदलना ना भूले। अगर ये 10 ग्राम की है तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये केजी में आएगी। किस में आएगी बेटा? केजी में, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे मीटर में है, तो ये केजी में होना चाहिए। यहाँ पे ग्राम नहीं चलेगा, तो मैंने इसको केजी में बदला। तो ये बुलेट है, और यहाँ पर कोई मोटी एकदम ऐसी मड की वॉल है ना, कीचड़ वाली, ऐसे मिट्टी की, मान लीजिए कि एक मिट्टी की वॉल है। और कितनी मोटी है बेटा? 1 मीटर। थिकनेस कितनी है? 1 मीटर। उसको वो पार कर जाती है, और पार कर जाती है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो वो अपनी स्पीड खो देती है। पहले 800 से जा रही थी, अब 100 से जा रही है। उसने अपनी स्पीड कम कर दी, यानी कि उसने अपनी एनर्जी खो दी। उसकी एनर्जी गई कहां? उसकी एनर्जी जब ये मड वॉल को वो पार कर रही होगी, तो इसमें एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होगा। अरे हाँ, जो रुकावट पैदा कर रहा था। तो हमसे पूछा गया कि रेजिस्टिव फोर्स कितना लगा। मैक्सिमम टाइम जब आपको ये दे दिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आपसे वो फोर्स ही पूछ रहा होगा। तो यहां पर क्या करना चाहिए? यहां पर आपको पहले तो यहां कितना वर्क हुआ होगा वो कैलकुलेट कर लीजिए। दैट वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रेजिस्टिव फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 मीटर। तो पहले मुझे ये पता चले कि यहां से यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वर्क डन कितना हुआ। और वो वर्क डन किसने किया होगा? यहां पर जो रेजिस्टिव फोर्स रहा होगा उसी ने तो किया होगा। यानी कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि अगर मुझे यहां का वर्क पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट रखूंगा, फोर्स निकालूंगा। फिर से वही, क्योंकि क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। मैं लिखूंगा वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, क्योंकि दूसरे किसी फोर्स का जिक्र नहीं किया है, एक ही फोर्स है वहां पर। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस काम खत्म। वर्क डन लिखना है तो फोर्स लिखें रेजिस्टिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए तो उसने आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, तो रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। अब जरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस। पहले आप फॉर्मूले को इस फॉर्म में जमा लें, फिर आपको डेटा सिर्फ उसके अंदर डालना है। चाहो तो अदर तरीके से भी कर सकते हो, पहले वर्क डन निकालो, फिर वर्क डन को एफ इंटू एस के बराबर रखो, वहां से कैलकुलेट करो। मैंने एक ही चीज से निकाल के आपको बताया है। यहाँ पे लिखिए 1/2। मास लिखते समय गलती ना करें। मास किसका रहता है? मड बॉल का नहीं, बुलेट का। बुलेट का मास कितना है? 10 अपॉन में 100,000 केजी में लिखना है। यानी कि यहां पर लिखेंगे 10, यहां पर लिखेंगे 1000 केजी में, इनटू वी स्क्वायर। बाद वाली वेलोसिटी, बाद वाली वेलोसिटी फाइंड करिए। क्या ये बाद वाली है बच्चे? यस। क्या ये पहले वाली है? यस। तो बाद वाली वेलोसिटी यानी कि हम लिखेंगे 100 और उसका बेटा स्क्वायर, माइनस पहले वाली वेलोसिटी यानी कि 800 और उसका स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। सबसे नीचे कौन दिया है बेटा? वो वॉल कितनी लंबी थी, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था? उसका डिस्प्लेसमेंट था 1 मीटर। वो 1 मीटर था डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअली में 1 मीटर मोटी थी वो। मैंने यहां पर 1 मीटर लिख दी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा।
हाँ, सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो मर गया, कैसे काटते हैं आप लोग? यहाँ पर बचा 1/2, 100 लिख दूं। यहाँ पर 100 का स्क्वायर 10,000, 800 का स्क्वायर 8664, और इसका 2 जीरो होता है, 1 2 3 4 जीरो। जरा जीरो जीरो हटाइए, काम बनेगा। ऊपर से पहले तो 4 जीरो एक साथ बाहर निकाल दीजिए, यानी कि मैं 1 2 3 4 जीरो निकालू। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? 1। यहाँ से 4 जीरो चले गए, यहाँ पे बचा 64 डिवाइडेड बाय 200। अरे हाँ या ना? फिर इससे सॉल्व कर लीजिए। तो ये मेरे पास एक दो, एक दो, दो गया। ऊपर कितना बचा बेटा? 100 से ये 50 टाइम्स इनटू यहाँ पे 1 माइनस 64, यानी कि माइनस का 63, माइनस का 63 मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक जीरो, फिर ये 15 1 31.5 3150, एक नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बुलेट। नेगेटिव साइन भी आया है। नेगेटिव साइन क्यों आया है? नेगेटिव साइन तो आना ही था। क्यों आना था? क्योंकि वर्क डन नेगेटिव था। वर्क डन नेगेटिव क्यों था? क्योंकि फोर्स रेजिस्टिव है। रेजिस्टिव फोर्स है तो काफी सारे बच्चे जानते हैं, जब बुलेट यहां से गुजर रही होगी तो फोर्स उसका वेलकम नहीं कर रहा होगा, फोर्स उसे रोक रहा होगा। यानी कि जब ये आगे जा रही होगी उस समय फोर्स पीछे लग रहा होगा। रेजिस्टिव क्यों नाम रखा है? रेजिस्टेंस करेगा ना, रोकेगा। उसको रोकेगा तो ऑब्वियस नेगेटिव वर्क डन करेगा। अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है, आपको उसे रोकना है, आप उसकी काइनेटिक एनर्जी कम करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उसे आते हुए से धक्का देंगे, उसे रोकेंगे। आप उसे जितना रोकेंगे उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। तो इस मड वॉल ने इसे रोका है। और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज तो यही से दिखाई दे रही है भाई, मास तो चेंज नहीं हो सकता। पर देख, पहले 800 मीटर पर सेकेंड, फिर 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ बढ़िया सवाल था, काफी अच्छा था। तो आंसर कितना आएगा? -3150 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, तो दो मेरे पास फिर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जरा देखें। एक बॉल है बेटा 5 kg की, जो ऊपर से नीचे की तरफ गिराई जा रही है कुछ इस तरीके से। और जितनी हाइट से वो गिराई जा रही है वो हाइट है 20 मीटर। कितनी हाइट है? 20 मीटर। इस बॉल को नीचे गिराया गया। जब नीचे इसकी वेलोसिटी देखी गई बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, तो बॉल ने 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट किया, है ना। जमीन से किस वेलोसिटी से टकराई? 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हिट किया। हमसे पूछा है वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। भाई एयर फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया वो निकालिए। सिमिलर एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर मेंशन है, इसमें भी वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन ही पूछा है। इसमें केस के अपोजिट है। इसमें बॉल 2 kg की है और नीचे से कहां फेंकी गई है? ऊपर। नीचे से इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंका। बॉल ने मैक्सिमम जो हाइट अटेम्प्ट करी वो 10 मीटर है। मैक्सिमम 10 मीटर की हाइट पर गई। हमसे फिर पूछा है कि वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। क्या एयर फ्रिक्शन भी वर्क करता है? करता है बेटा, है ना। हम मोस्ट ऑफ दी जगह पर एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर एयर फ्रिक्शन वर्क करता है, डेफिनेटली करता है ना। पर स्पीड थोड़ी तेज होना चाहिए, है ना। एयर फ्रिक्शन क्या है? एक रेजिस्टिव फोर्स है। तो रेजिस्टिव फोर्स कब डोमिनेट करता है? जब आप स्पीड बढ़ाएंगे। जैसे एरोप्लेन को देखो, अगर आप एरोप्लेन या फाइटर प्लेन में जाएंगे तो उनके शेप इस तरीके से क्यों बनाए जाते हैं? उनके शेप ऐसे इसीलिए तो बनाए जाते हैं ताकि एयर फ्रिक्शन कम से कम हो। क्योंकि वहां पर स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है तो एयर ड्रैग करती है, एयर रोकती है। इसलिए वो ऐसा ट्रक की तरह नहीं बने होते, एकदम शार्प बने होते हैं। एयर फ्रिक्शन नाम होता है। वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, बोथ ऑफ द क्वेश्चन आपको निकालना है। कोशिश करें। बेस्ड जो उसी के ऊपर है बेटा, हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। तो पहले वाला क्वेश्चन मैं बनाता हूं, दूसरे वाले को आप लोग बनाएं। हमें पहले फाइंड करना चाहिए कि इनिशियल कहां से वो स्टार्ट हुआ, फाइनली कहां गया। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये, और उस समय उसकी वेलोसिटी से 0। उसका फाइनल पॉइंट है ये, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर इसका एंड पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए।
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम हमें ये कहती है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हो, हमें तो नहीं पता कितने लग रहे हैं, पर यहाँ पर मेजरली दो फोर्स लग रहे होंगे। एक तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल, एक तो ग्रेविटेशनल वर्क डन किया होगा, नीचे की तरफ खींचा होगा, और दूसरा वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन या एयर ड्रैग की वजह से जो वर्क हुआ होगा दूसरा, वो ये दोनों वर्क बराबर होंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, है ना। यहाँ पर दो फोर्सेस का वर्क डन जिक्र किया गया। अभी तक हम मोस्ट ऑफ द सवालों में एक ही फोर्स ले रहे थे, एक ही फोर्स का वर्क डन निकाल रहे थे। यहाँ पर इसने एयर ड्रैग ही पूछ लिया है, एयर का जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उसी का वर्क डन पूछ लिया था, हमें उसे मेंशन करना चाहिए। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होगा, पहले ध्यान से देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा होगा? नीचे। कितना लगता है बेटा? वो mg। बॉडी जा भी कहाँ रही है? नीचे। और कितना नीचे जा रही है? मान लेते हैं ये h है, तो मैंने लिखा mgh। वर्क डन पॉजिटिव आएगा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कहाँ खींच रही होगी? नीचे, और ये जा भी कहाँ रहा है? नीचे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh आएगा और पॉजिटिव आएगा, प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, ये तो हमें निकालना ही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हाफ ऑफ m की वैल्यू डालिए बच्चे 5, v स्क्वायर फाइनल वाली, फाइनल है 5 का स्क्वायर, माइनस यू स्क्वायर इनिशियल वाली 0 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको। m की वैल्यू डालिए इधर भी, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 10। कितने हाइट पर से गिराया गया? तो हमने हाइट यहां पर ली है 20 मीटर, प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, मैं AF लिख देता हूं, इज इक्वल टू हाउ मच? या 25 और 5 125 का हाफ, यानी कि 125 का हाफ करना है आपको। 125 हाफ कर लो, 6 पॉइंट कितना आएगा? हम्म 62 पॉइंट, हाँ 5 के आसपास। तो मैं इसे 62.5 लिख दूं। एक्चुअली मैं काटना चाह रहा था, चलो 62.5, 125 का आधा। तो वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू यहाँ पर 62.5 माइनस, देखो बेटा ये प्लस है ना, उधर जाएगा तो माइनस। कितना हो गया ये? 210, 1000 के आसपास। आसपास नहीं, 1000 ही होगा। अरे 200 इंटू 5, 1000। ओके, तो 1000 में से पहली बात तो 1000 बड़ा नंबर है, इसलिए नेगेटिव आएगा। ये एयर फ्रिक्शन है और इसका वर्क डन ऑब्वियस है नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि जब ये नीचे गिर रहा होगा तो फोर्स फ्रिक्शन का एयर के द्वारा कहाँ लग रहा होगा? ऊपर। गिर कहाँ रहा है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट नीचे, फोर्स ऊपर, वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव में कितना आएगा? तो इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 937.5, 937.5 जूल का वर्क डन किया होगा। किसने? एयर फ्रिक्शन ने नेगेटिव वर्क डन किया है। जब ये नीचे गिरेगा तो एयर उसे ऊपर ड्रैग करेगी, उसका वर्क डन कितना आएगा? नेगेटिव 937.5 जूल। सेम इसी क्वेश्चन को बनाएंगे, ये क्वेश्चन सेम पैटर्न पर बना हुआ है, तो होप कि आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। वही आपको करना है, 2 पॉइंट सेलेक्ट करना है। इस बार आपका ये इनिशियल पॉइंट है बेटा, यहां से आपने इसे थ्रो किया है, इसे A कंसिडर करें, यहां तक गया है, इसे B कंसिडर करें। इस बार बेटा फाइनल वेलोसिटी आपको 0 लेना चाहिए। फाइनल क्या लेना चाहिए? 0। ये कौन सी वेलोसिटी बच्चा? ये इनिशियल वेलोसिटी। जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, इनिशियली और फाइनल पॉइंट को जरूर देखें, और फिर आप वही करेंगे। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना चाहिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिखूंगा बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान ये देना चाहिए कि यहाँ पर नीचे गिरा रहे थे, यहाँ पर कहाँ फेंक रहे हैं? ऊपर। जब आप ऊपर फेंकेंगे तो भाई ये जाएगा तो ऊपर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी नीचे ही लग रहा होगा। mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे की तरफ। जा कहाँ रहा है? ऊपर की तरफ।
यानी कि इसका वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। ये हमारा कैसा आएगा, माइनस mgh आएगा बेटा, माइनस mgh आएगा। mg कहाँ लग रहा है, नीचे, जा कहाँ रहा है, ऊपर। तो इसका वर्क डन कैसा आएगा, माइनस mgh प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वही हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो होप कि आप इस क्वेश्चन को आगे बनाएंगे, ये आपका खुद का काम है, बनाइएगा। रही बात फाइनल इसका आंसर देखने की, इसका आंसर आएगा -200 जूल। तो मुझे नहीं पता कैसे आप आंसर लाओगे, बट वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन कोशिश करेंगे -200 जूल। वो तो अभी भी बेटा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि जब आप ऊपर फेंकोगे तो एयर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे। जब आप ऊपर फेंकोगे तब एयर फ्रिक्शन नीचे, ऊपर फेंकोगे तो एयर फ्रिक्शन नीचे, गिराओगे तो एयर फ्रिक्शन ऊपर, वो तो हमेशा अपोजिट लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करते रहिए। ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम।